दोस्तों, इनसे मिलिए क्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई आवाज़, एक नया सफ़र। दोस्तों, कविताएं जब दिल से निकलती हैं तो सीधा दिल तक पहुंचती है। और आज हमारे साथ है एक ऐसी ही युवा कवित्री जिनकी जिनकी कविताएं पहली बार रेडियो पर गूंजने वाली हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारी युवा कवित्री ऐश्वर्या नागपुरे का। ऐश्वर्या, हमारे युवाणी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कविताओं को एक मंच प्रदान करने के लिए। जी, श्रोताओं, आपको बता दें कि ऐश्वर्या इस समय बीटेक की छात्रा है। उम्र भले ही कम है, लेकिन उनकी कविताओं की गहराई और विचारों की परिपक्वता सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐश्वर्या, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कब से लिखना शुरू किया और कविता लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कोई खास अनुभव रहा या कोई घटना? जी, मुझे ना बचपन से ही कविताएं और कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक रहा है। तो जब मैं स्कूल में थी तो स्कूल की जो हिंदी की टेक्स्ट बुक्स होती है, वो बुक्स मैं जब भी लेती थी तो उसकी सारी कहानियाँ कविताएं एक दो दिन में पढ़ लेती थी। मुझे लगता है कि मेरा कहानी और कविता के प्रति एक अलग सा लगाव है। और रही बात कविता लिखने की, तो मैंने अपनी फर्स्ट कविता जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब लिखी थी। मैं ना थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ और साथ ही साथ मुझे किसी भी चीज़ को जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है। जैसे अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही है तो मुझे ये जानना होता है कि ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो मुझे लगता है कि जब क्यूरियोसिटी और इंट्रोवर्ट, ये दो क्वालिटी जब किसी इंसान में एक साथ आ जाती है तो वो लेखक बन जाता है। जी, ये बड़ी ही गहरी बात कही है आपने। सच में ये सुनकर लगता है कि आपकी कविताएं आपके जीवन के अनुभव की गहराई से निकली हैं। ऐश्वर्या, अब क्यों ना हम श्रोताओं को आपकी लेखनी का पहला स्वाद चखाएं। जी बिल्कुल। ऐश्वर्या, मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को आपकी सबसे मनपसंद कविता सुनाएं। ये जो कविता मैं सुनाने जा रही हूँ, ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है। तो ये कविता मैंने लिखी है बेटी पर। जी। जी, तो कविता है। क्या होती है बेटी? लगता है बेटी उधारी होती है जिसे जल्दी से जल्दी लौटाना है। या शायद बेटी सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है जिसे समय पर ससुराल पहुंचाना है। बेटी के जन्म लेते ही उसके हंसने से लेकर चलने तक हर चीज में ससुराल का पैमाना होता है। अल्फाबेट का ओ फॉर ऑरेंज गोल बने या ना बने, पर रोटी तो गोल ही बनाना होता है। बचपन से लेकर जवानी तक परफेक्ट बहू बनने की ट्रेनिंग होती है। उसे यही सिखाया जाता है कि रब ने बेटियां सिर्फ ससुराल जाने के लिए ही बनाई होती है। फिर भी न जाने कैसे कुछ सपनों ने उसकी चंचल आंखों में घर कर लिया, पर उन सपनों को पूरा करने का वक्त ने उसे वक्त ही नहीं दिया। क्योंकि बचपन तो बहू बनने की ट्रेनिंग में गुजर गया और जब समझदार हुई तो शादी का समय हो गया। बेटी की शादी होते ही माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी हो गई और ससुराल की जिम्मेदारियों में उसकी भी हिस्सेदारी हो गई। पर जिस ससुराल की परफेक्ट बहू बनने में उसकी पूरी एक उम्र खर्च हो गई, उसमें हुई हर एक गलती की न जाने कैसे सिर्फ वो ही जिम्मेदार हो गई। अब उसके सपने किसी की इजाज़त के मोहताज हैं। अब उसके सपने किसी की इजाज़त के मोहताज है। कुछ लोगों की नज़र में तो ये सपने ही नाजायज़ है। चलो मान लिया, चलो मान लिया कि बेटी की विदाई दुनिया का दस्तूर है। अच्छा, चलो मान लिया कि बेटी की विदाई दुनिया का दस्तूर है, पर इसमें उस बेटी के सपनों का क्या कसूर है? बहुत सुंदर, सच में शब्द जैसे सीधे दिल में उतर गए हैं। ऐश्वर्या, आपने कितनी गहरी बात कह दी। ये एक कड़वा सच और गहरी पुकार है कि बेटी भी सपनों और अधिकारों वाली इंसान है, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं। जी बिल्कुल। ऐश्वर्या, आपकी कविताओं में कौन सा भाव सबसे ज्यादा झलकता है? प्यार, तन्हाई, उम्मीद या संघर्ष? जब आप लिखती है तो क्या अपने मन की बात कहती है या समाज से संवाद करती है? जी, मेरी कविताएँ मेरे मन के भावों को व्यक्त करती है। मैं अपने आसपास जो भी चीज़ें देखती हूँ या जो भी समस्याएँ देखती हूँ, मैं उन पर लिखती हूँ। मेरी और देखा जाए तो मेरी कविताओं में सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं। जी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। जी, ऐश्वर्या, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके परिवार में और आपके दोस्तों को भी आप अपनी कविताएं सुनाती है या नहीं? उन्हें आपकी कविताएं कैसी लगती हैं? जी, मैं अपनी कविताएँ अपने परिवार या दोस्तों को सुनाती हूँ, उन्हें अच्छी लगती है। लेकिन कभी-कभी उनका सवाल होता है कि क्या ये सच में मैंने ही लिखी है? तो तब मैंने लिखा था कि जो चुराई जाए वो कविता नहीं,
कविता तो शब्दों से पहले खुद के साथ लॉयल्टी का नाम है। जी, आपने ये बहुत ही खूबसूरत बात कही कि कविता सबसे पहले खुद के साथ लॉयल्टी का नाम है। हाँ, बिल्कुल। ऐश्वर्या, हमारे श्रोता आपकी अगली कविता का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को अगली कविता कौन सी सुनाना चाहेंगी? जी, मैं अपनी अगली कविता देशभक्ति पर सुनाना चाहूँगी। ये मैंने लिखी थी फौजियों पर। जन्म हुआ तो माँ पापा ने जुगनू सा बताया था। जन्म हुआ तो माँ पापा ने जुगनू सा बताया था, क्योंकि 4 बहनों का इकलौता भाई आया था। दादी ने तो पूरे गांव में डंका ही बजवा दिया, दादाजी ने गांव का हर कोना कोना सजा दिया। बचपन से उसकी चोट माँ को घाव दे जाती थी, और उसकी मुस्कान पापा की थकी हुई शाम का सवेरा बन जाती थी। माँ की आंखों में आंसू थे जब फौजी बनने का फरमान सुनाया। माँ की आंखों में आंसू थे जब फौजी बनने का फरमान सुनाया, पर होठों पर मुस्कान भी थी जब वो पहली बार घर फौजी बनकर आया। जब सरहद पर जाने का वक्त हुआ तो माँ ने भरी आंखों से इजाज़त दी। जब सरहद पर जाने का वक्त हुआ तो माँ ने भरी आंखों से इजाज़त दी। पापा ने उस दिन अपने फौजी बेटे को सलामी दी। बहनों की मुस्कान हर रोज से थोड़ी फीकी थी। नई नवेली फौजन के चेहरे पर भी खामोशी थी। वो 2 दिन की दुल्हन पति के वापसी के दिन उंगलियों पर गिनती थी। उसके छोटे छोटे ख्वाबों से आंखें आंख में चौली खेलती थी। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीना बीत गया। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीना बीत गया। खत्म हुआ उसका उंगलियों पर गिनतियों का सिलसिला। उस फौजी के आंगन की तुलसी भी मुस्कुरा उठी जब सुना उसने कि उसकी मिट्टी का रखवाला आ रहा है। लेकिन जब जंग के मैदान से घर वापसी हुई तो वो भारत का वीर सिपाही तिरंगे में लिपट कर आया था। गांव का वो फौजी बेटा आखिरी बार मिलने आया था। माँ की रोने की आवाज़ सुनने पर भी वो बड़े सुकून से सोया था। माँ की रोने की आवाज़ सुनने पर भी वो बड़े सुकून से सोया था। शायद उस दिन पहली बार एक बाप भी रोया था। बहनों का वो इकलौता भाई हमेशा के लिए सो गया। उन बहनों की राखी का भी अंत समय आया था। मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारा था। मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारा था, पर आंखों में फक्र भी था एक शहीद की फौजन होने का। मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारा था, पर आंखों में फक्र भी था एक शहीद की फौजन होने का, एक शहीद की फौजन होने का। ऐश्वर्या, आपकी इस रचना ने एक फौजी के पूरे जीवन को एक कविता में चित्रित कर दिया और एक फौजी की शहादत को अमर कर दिया। हाँ, क्योंकि फौजियों के बलिदान को हम भुला नहीं सकते। ऐश्वर्या, जैसा कि सुनते आ रहे हैं कि एक कवि प्रकृति के बड़े करीब होता है, तो जी क्या आपने प्रकृति से जुड़ी कोई कविता लिखी है? जी, जैसे कि हम अक्सर अपने फ़ायदे के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो मैंने उस पर कविता लिखी थी। माँ, मुझे भी दर्द होता है। माँ, मुझे भी दर्द होता है, दिल तो मेरा भी रोता है। एक पेड़ धरती माँ से रोते हुए कहता है, मुझ में भी जान है, ये हर कहीं लिखा मिलता है, पर जज्बात भी है मुझ में, ये मानव क्यों नहीं समझ पाता है। कोई मेरी हस्ती मिटाकर अपना घरौंदा बना लेता है, तो कोई मेरी बस्ती हटाकर अपने गांव को शहर से जोड़ लेता है। कुछ मेरे साथी कागज़ में तब्दील हो जाते हैं। अब तो हकीकत ये है कि पेड़ ज़मीन से ज़्यादा किताबों की कहानियों में नज़र आते हैं। ये मुझे पत्थर मारते हैं, बदले में मुझसे फल ले जाते हैं। जब कभी उदास होते हैं तो मेरी छाँव में सुकून ढूंढने आते हैं। मेरी जड़ें इनके लिए दवा का काम करती है, तो मेरी हवा कोरोना जैसी बीमारी में इनकी दुआ बन जाती है। कहते हैं जान है तो जहान है, पर पेड़ है तो जान है, ये क्यों नहीं मान लेते हैं। ऐश्वर्या, आपने पेड़ों को इंसानी जज्बात देखकर कमाल कर दिया। सुनते समय लगा जैसे पेड़ खुद बोल रहा हो। जी, क्योंकि जो नहीं बोलता है हमें कभी कभी उनकी भी बातें सुन लेनी चाहिए। ऐश्वर्या, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके अनुसार आज के युवाओं के लिए कविता का क्या महत्व है? जी, मुझे लगता है कि कविता का महत्व पहले जितना था अब भी उतना ही है, बस उसका रूप बदल गया है। अब जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, या फिर ओपन माइक वगैरह में भी लोग परफॉर्म करते हैं और युवा सुनता भी है। तो मुझे लगता है जी। कविता तो हमेशा से ही संवाद का एक खूबसूरत स्रोत रहा है। जी बिल्कुल।
ऐश्वर्या, आपकी कविताएं मेरे दिल को इतनी छू गई है कि बस सुनते ही रह जाऊं, ऐसा मन करता है। और शायद हमारे श्रोताओं का भी यही ख्याल होगा। क्यों ना एक और कविता सुनाकर आप हमें ऊर्जा से भर दें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरी कविताएं इतनी पसंद आ रही है। तो अगली कविता है, जब तुम जमाने से हटकर कुछ करना चाहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में एक आहट सी होगी। जब तुम जमाने से हटकर कुछ करना चाहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में एक आहट सी होगी, ताकि तुम रुक जाओ। जब लोगों के दरमियान जिक्र होगा इस बात का तो चारों तरफ एक हड़बड़ाहट सी होगी कि तुम रुक जाओ। कुछ अपने तुम्हें रिश्तों का वास्ता देंगे तो कुछ रिश्ते तुमसे वास्ता ही खत्म कर लेंगे, ताकि तुम रुक जाओ। कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी खामियां गिनाएंगे तो कुछ तुम्हारी दहलीज का माप बताएंगे कि तुम बस रुक जाओ। जमाना कहेगा घर के मान सम्मान का ख्याल करो, और घर वाले समझाएंगे कि चार लोग क्या कहेंगे, ताकि तुम रुक जाओ। इन सारी दलीलों को सुनने के बाद एक कश्मकशी होगी दिल में, लोगों की ना सुनने का मलाल होगा, और शायद शायद खुद के लिए एक सवाल होगा। उस वक्त तुम बस सवाल को तवज्जो देना। तुम अलग हो पर गलत नहीं, खुद को ये समझा लेना। ये पंक्तियाँ काफ़ी खूबसूरत थी। ये कविता उन सबके दिल को आवाज़ देती है जो भीड़ से अलग सोच रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐश्वर्या, आप क्या सोचती है, लोग आपकी कविताएं सुनकर क्या महसूस करें? मैं चाहती हूँ कि मेरी कविता जिस भी विषय पर है उस पर लोग सोचें। ऐश्वर्या, जैसे देखने में आता है कि 150 लोगों के बीच में सिर्फ एक ही लेखक होता है। ऐसा क्या है कि जो लेखक देख पाता है वो कोई और नहीं देख पाता है? जी, मेरा मानना है कि लेखकों का जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा होता है। जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लेखक वो देख पाता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। और लेखक जो ऑब्जर्व करता है, जो बहुत गहराई से महसूस करता है, उसे कहानी या कविता के रूप में ढाल देता है। आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। अ, ऐश्वर्या, तो अब बारी है समापन की ओर बढ़ने की। लेकिन अंत में आप हमारे श्रोताओं को कौन सी कविता सुनाना चाहेंगी? कविता अपने आप में खूबसूरत है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिलकर उसे खूबसूरत बनाती है। तो ये मेरी कविता है, यदि लड़कियों की जुल्फें नहीं होती तो कितने सारे लोग कवि बनते बनते रह जाते। आसमान में चांद नहीं होता तो ये पूरी हुई कविताएं क्या ये भी अधूरी रह जाती। क्या फिर भी जिक्र होता इन बारिश की बूंदों का, गर मिट्टी से ये सौंधी सौंधी खुशबू नहीं आती। सोचो गर रोशनी अंधेरे को अंधेरे में ही रहने देती, तो जुगनुओं की कहानियां बस कहानियां बनकर रह जाती। अगर सबको सब कुछ मिल जाता तो कुछ अधूरे सपनों की मुकम्मल ख्वाहिशें कैसे कविता बन पाती। यदि सब कुछ अच्छा बुरा सही गलत होता तो ये सही और गलत के बीच का ख्याल कैसे शब्दों में पिरोता। तो जो है गर नहीं होता, तो जो है गर नहीं होता, क्या फिर भी हमारी कविताओं में इतना ही खूबसूरत होता। ऐश्वर्या, आपकी कविताओं ने सवालों के रूप में जवाब दे दिए कि क्यों हर अधूरी चीज भी जरूरी है। जी। श्रोताओं, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन शब्दों की गहराई को जरूर महसूस किया होगा। ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला, और साथ ही ढेरों शुभकामनाएं कि आप इसी तरह लिखती रहे और हम सबके दिलों को छूती रहे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये तो थी हमारी प्यारी युवा कवियत्री ऐश्वर्या नागपुरे, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे समाज को एक नई प्रेरणा और ऊर्जा दी। इनसे मिलिए क्रम में फिर मिलेंगे एक नई आवाज़ और नए सफ़र के साथ।